नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बियॉन्ड द बाइंडिंग्स के इस नए एपिसोड में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नावल के बारे में। तो ये नावल एक जापानीज़ बुक सीरीज़ का पार्ट है। उस सीरीज़ का नाम है बिफोर योर कॉफ़ी गेट्स कोल्ड। इसको लिखा है तोशिकाजु कावागुची ने, एक जापानीज़ राइटर हैं। तो ये जो बुक जिसको आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो बेसिकली ये उस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और सेकेंड पार्ट ऑर्डर करते हुए गलती से मैंने थर्ड पार्ट ऑर्डर कर दिया, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि जो ये सीरीज़ है इसका पैटर्न है। वैसे अब सीरीज़ है तो एक तरीके से कनेक्टेड है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें आप कोई भी पार्ट उठाओगे आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी कि हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर नावल में और इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है क्या। तो है क्या बेसिकली कि जापान में एक कैफ़े है। जो पार्ट 1 था उसमें जो कैफ़े था वो टोक्यो में था। इस टाइम पे जो बुक मैं रिव्यू कर रहा हूँ, जो इसके बारे में बता रहा हूँ, इसका जो कैफ़े है वो हाकोडेट टाउन करके एक जगह है, एक टाउन है जिसका नाम हाकोडेट है। वहाँ पे एक कैफ़े है जिसका नाम है डोना डोना। अब इससे पहले जो सीरीज़ 1 थी जो मैंने पढ़ी, उसमें जो कैफ़े था उसका नाम था फिनिसिला, वो था टोक्यो में। तो बेसिकली है क्या कि जब हम लोग जिस भी कैफ़े में जाते हैं वहाँ पे कॉफ़ी होती है और एक अच्छा सा एम्बियंस होता है, अच्छे व्यूज़ होते हैं। खासकर वो कैफ़े जो पहाड़ी इलाके में होते हैं या फिर माउंटेनियस एरियाज़ में होते हैं वो। लेकिन जो इस कैफ़े का, जो इस नावल इस सीरीज़ में जिस कैफ़े की बात की गई है, जितने भी कैफ़े की बात की है, वो एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। और वो जो एक्सपीरियंस है वो बाकी किसी भी कैफ़े से सबसे ज़्यादा अलग और यूनिक है। वो इस वजह से क्योंकि इसमें जितने भी कैफ़ेज़ हैं वो लोगों को वो ये एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं कि वो लोग अपने पास्ट में, अपने लाइफ के पास्ट में या अपने फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। सो इट्स अ कैफ़े विच इज़ अलाउइंग पीपल टू टाइम ट्रैवल, है ना, टू ट्रैवल इन टाइम। जो इसमें जिस कैफ़े के बारे में बात की गई है उसमें होता क्या है कि एक पर सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तब आप अपने पास्ट में या फ्यूचर में जा सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है उसका चैप्टर का नाम है द डॉटर। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है ययोई। अब है क्या कि जब 6 ईयर्स ऑफ एज की थी वो, तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी ना, कार एक्सीडेंट। अब उसकी लाइफ हमेशा से स्ट्रगल्स में बीती है, अलग अलग प्रकार की उसको मिजरी फील करनी पड़ी है उस अपनी लाइफ के थ्रू। इवन वो सही से पढ़ भी नहीं पाई है, हाई स्कूल भी नहीं जा पाई। उसको लोग बुली करते थे क्योंकि वो जब स्कूल जाती थी तो वहाँ पे उसको बोला जाता था कि अपने पेरेंट्स को लेकर के आओ, क्योंकि साल में 3 बार पेटीएम होती थी। तो होता क्या था कि उस टाइम पे उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब फील होता था। जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उसको अपने चाचा और चाची के साथ रहना पड़ा, अंकल के साथ रहना पड़ा, आंट के साथ रहना पड़ा। तो उस टाइम पे वो लोग तो कोशिश कर रहे थे कि हाँ, मैं इसको हर तरीके से वो प्रोवाइड करूँगी, इसको ऐसा ना लगे कि इसके पेरेंट्स नहीं है, इस वजह से उसको कोई कमी की फील हो रही है। लेकिन उनके जो बच्चे थे उनको ये लगता था कि हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हर मुझे जो अफेक्शन मिलना चाहिए फ्रॉम माई पेरेंट्स, उसका कुछ एक तरीके से डिवीजन हो रहा है। तो इस तरीके की मिजरी से इसको फेस करना पड़ा। लेकिन आगे चल के हुआ क्या कि ये लाइफ में हमेशा एनवियस रही, हमेशा परेशान, और इवन इसको लगता था कि देयर इज़ नो पॉइंट टू लिव, कोई भी पॉइंट नहीं है कि मैं अपनी लाइफ जीऊँ या जो भी करूँ। तो इस वजह से इसको हमेशा रिजेंटमेंट था कि हाँ, मतलब कोई मतलब नहीं मेरी लाइफ का, देयर इज़ नो मीनिंग इन माई लाइफ। तो इस वजह से इसको ये पता चलता है कि अच्छा, हाकोडेट में एक कैफ़े है जो कि लोगों को अपने पास्ट में या फ्यूचर में जाने के लिए एक अलाउ करता है, वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि मैक्सिमम लोग होंगे कि नॉर्मली लोगों को बिलीव नहीं होता था कि हाँ, ऐसा कोई भी कैफ़े हो सकता है जहाँ पे लोग अपने फ्यूचर में या पास्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये किसी तरीके से बहुत सारे जॉब्स वगैरह करके उतना मनी इकट्ठा करके जाती है वहाँ पे, और इसको पास में जाना होता है। अब है क्या, अब आता है मेन जो सबसे ज़्यादा थ्रिल करने वाला जो पार्ट है इस बुक में, इस पूरी सीरीज़ में, वो ये है कि टाइम ट्रैवल्स के रूल। सो बेसिकली है क्या कि जब आप कैफ़े में, एक सीट है, मतलब बेसिकली हैं तो काफ़ी सारी सीट्स, लेकिन उसमें से एक सीट है जिस पे बैठ के आप ट्रैवल कर सकते हो इन पास्ट एंड फ्यूचर। तो होता क्या है कि इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। अब जितने भी लोग आते हैं कहीं से, किसी न्यूज़पेपर में या किसी टीवी शो में सुन के कि हाँ, एक ऐसा कैफ़े है जापान में जहाँ पे आप पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हो, तो कई लोग आते हैं कि हाँ, मुझे भी जाना है पास्ट में, मुझे भी जाना है फ्यूचर में। लेकिन उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। अब वो रूल्स इतने ज़्यादा एनोइंग होते हैं कि लोग 99% ऑफ पीपल क्या करते हैं कि जैसे वो सुनते हैं कि ये चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी या ये रूल्स हैं टू गो इनटू द पास्ट और इनटू द फ्यूचर, तो लोग 99% लोग छोड़ देते हैं कि इतने कठिन रूल्स
हैं क्या। अब सो बेसिकली ये रूल्स हैं क्या। तो सबसे पहला रूल ये है कि आप पास्ट में जा कर के और फ्यूचर में जा कर के सिर्फ उन लोगों से मिल सकते हो जो कभी इस कैफ़े में आए होंगे। अगर वो इस कैफ़े में नहीं आए हैं तो आप उनसे नहीं मिल सकते। अब इसका रीज़न जो है, इसका रीज़न ये ऐसा क्यों है, इसका रीज़न है इसके नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल ये है कि इस कैफ़े में जैसे मैंने बताया एक चेयर है, टेबल चेयर है, वहाँ पे कोई आता है कॉफ़ी पीता है वो सब। तो उस सीट पे बैठ के ही आप पास में या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो। तो अब होता क्या है कि वो जो सीट है, अब ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फॉर विच यू आर इन पास और यू आर इन योर फ्यूचर, उस ड्यूरेशन में आप उस सीट से उठ नहीं सकते। अगर आप उठे तो आप मतलब आपके साथ कुछ चीज़ें हो जाएंगी जो कि आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव और ख़राब है। तो पहला रूल तो यही है कि आप उन लोगों से मिल सकते हो जो कैफ़े में आए हैं। दूसरा ये कि आप उस सीट से उठ नहीं सकते। तीसरा ये कि उस सीट पे बैठना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उस सीट पे पहले से कोई बैठा हुआ है और वो है एक घोस्ट। अब जो पार्ट 1 था उसमें एक घोस्ट थी, एक वुमेन थी, उसका येलो एंड पेल फेस था, काफ़ी ज़्यादा वाइट लड़की थी और बहुत ज़्यादा ठंडी थी। वो जैसे डेड बॉडी होती है, अब भूत है तो डेड बॉडी जैसी होती है एकदम ठंडी, वो वैसी थी। तो होता क्या है कि अब वो बैठी हुई तो उसको हटा भी नहीं सकते आप। अगर आप ज़बरदस्ती उसके साथ करोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ कर्स कर देगी और आप ज़मीन पे गिर जाओगे और बहुत सारा आपको लगेगा कि आपके ऊपर बहुत सारा वेट आ गया है और आप उठ नहीं पाओगे, एंजाइटी होने लग जाएगी, ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक जो ट्विस्ट है वो ये है कि जो भूत है वो 24 आवर्स में एक बार वॉशरूम जाता है, रेस्टरूम यूज़ करने जाता है। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम ड्यूरेशन में ही आप वहाँ पे बैठ सकते हो। इसके बाद एक और रूल है। अब इसमें जो रूल्स के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जब भी कोई कस्टमर ये पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो जस्ट बिकॉज इट्स अ रूल। अब ये सब रूल्स कहाँ से आए, ये कैसे हुआ और ये सब चीज़ें हैं। तो जब इस कैफ़े के ओनर ने ये कैफ़े ओन किया था, अचानक से एक दिन एक मेल आया, एक लेटर, और उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई थी कि ये ऐसा ऐसा होगा और इस तरीके से आप लोगों को ट्रैवल करा सकते हो, लोगों को फ्यूचर पास में जा सकते हैं। लेकिन तब भी यही को लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए, और क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स से बात करना है कि क्यों मुझे वो छोड़ के गए। मेरी लाइफ इतनी मिजरी में भी थी और हमेशा मुझे एक तरीके से बुली किया गया, स्कूल में, हाई स्कूल में, हर जगह। तो मुझे उनसे बात करनी है बिकॉज आई हैव रिजेंटमेंट। एंड मुझे एनवी होता है लोगों से जब लोग अपने पेरेंट्स के साथ घूमते हैं, या वो लोग अपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में लेकर के आए अपने पेरेंट्स को। ये सब जब आप उस सीट पे बैठोगे तो बेसिकली होगा क्या कि आपको एक कॉफ़ी प्रोवाइड की जाएगी। ये एक पूरा प्रॉपर सेरेमनी इसको बोलते हैं, टाइम ट्रैवलिंग सेरेमनी। इसमें होता है क्या है कि जो ओनर है इस कैफ़े का, यूकारी, उसके जो फैमिली लिनेज है उनमें से ही कोई होना चाहिए, वो भी फीमेल ही होना चाहिए, जो कि वो कॉफ़ी सर्व करेगा। अब इसमें कॉफ़ी का रोल क्या है, बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड, बेसिकली व्हाट डज इट मीन। सो इट मीन्स दैट कि आप पास्ट में या फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ उतने ड्यूरेशन के लिए रहोगे जितने ड्यूरेशन के लिए कॉफ़ी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि हॉट रहेगी, वो जब तक ठंडी नहीं हो जाती। तो बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड, उससे पहले आपको वापस आना है। अगर वो कॉफ़ी कोल्ड हो गई तो जो नेक्स्ट भूत बनने वाला है, जो उस कुर्सी पे बैठ के हमेशा वो 24 आवर्स इंटू 7 हमेशा बुक्स पढ़ता रहता है। तो अगर आप उतने ड्यूरेशन में नहीं आए वापस, देन यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट घोस्ट। सो ये इस तरह के रूल्स रहते हैं। तो आपको कॉफ़ी सर्व करेगा ड्यूरिंग द टाइम ट्रैवलिंग सेरेमनी। वो सिर्फ एक फ़ीमेल हो सकती है, और वो फीमेल उस कैफ़े के जो ओनर है उसकी फैमिली लिनेज में से ही होनी चाहिए। तो जो इस पार्ट में, जो मैं जिस पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट, बिफोर योर मेमोरी फेड्स, इसमें उस लड़की का नाम है साची। तो अब बेसिकली है क्या कि वो कॉफ़ी प्रोवाइड करती है और फिर वही मैजिक होता है, अचानक से ड्राउजीनेस आने लग जाता है जो भी टाइम ट्रैवल करता है, चाहे पास्ट में या फ्यूचर में। टाइम ट्रैवल तो एक तरीके से वाइट कलर का एक फ्यूम ऑफ स्मोक उठता है, एंड नाउ शी इज इनटू हर पास्ट। अब जो यही है, इसके पास पहले से एक फ़ोटो होती है इसके पेरेंट्स की, जिसमें ये जस्ट न्यू बॉर्न है और इसके मम्मी ने इसको हाथ में ले रखा है। और वो फ़ोटो जो है वो कैफ़े की ही है। जो फ़ोटो है वो कैफ़े की ही है, और उसमें पीछे एक
जो घड़ी लगी हुई है, मतलब कि उसको कब पास में जाना है, किस टाइम पे, ये भी चीज़ पता होना चाहिए। तो वो जो जब वो फ़ोटो ली गई थी तो उसके पीछे एक पेंडुलम क्लॉक भी थी जिसमें वो टाइम दिख रहा था। तो वो टाइम उसमें से पता कर लेती कि हाँ इस टाइम पे मुझे बैक में जाना है, मुझे जा करके अपने पेरेंट्स से बात करनी है। जब वो अपने पास्ट में जाती है तो अब वो है क्या बेसिकली कि 1:22 पे वो पहुंचती है, और जो वो फ़ोटो होती है वो 1:30 की होती है, तो वो 8 मिनट पहले पहुंच चुकी है। कॉफ़ी भी बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड, कॉफ़ी को भी ठंडा होना है तो वेट करती है। लेकिन वही कि फ़ोटो तो 1:30 पे ली गई है, लेकिन हो सकता है कि वो लोग बात पहले से कर रहे हैं और उसके बाद भी उनको लगा हो कि हाँ फ़ोटो लेनी चाहिए, ऐसा कुछ। जो साउंड इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे दे रखे हैं कि कैसे बेल बजती है, क्या साउंड है। इवन जो कॉफ़ी पोर की जा रही है इसके कप में, जब भी कोई ट्रैवल कर रहा है पास्ट फ्यूचर में, तो इस तरीके से उसको इलेबरेट किया गया है कि अ ब्लैक स्ट्रिंग वायर काइंड ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि जब कॉफ़ी डालेंगे तो एक ब्लैक स्ट्रिंग जैसी बनेगी कि वो लगातार एक स्ट्रीम जा रही है कॉफ़ी की। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रखी हैं। बेल बजती है, इसके पेरेंट्स अंदर आते हैं, हाथ में इसके ये खुद है, मतलब क्योंकि ये पास्ट में आई है तो इसके पेरेंट्स के हाथ में ये स्वयं मतलब खुद है ये यायोई। तो अब एक कन्वर्जेशन है बिटवीन द ओनर ऑफ द कैफ़े इन द पास्ट एंड बिटवीन द मदर ऑफ यायोई हुज नेम इज़ मियोकी। तो मियोकी बात कर रही होती है उस कैफ़े के ओनर से। वो कहती है ये कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, मतलब कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, आज मेरी बेटी हुई है, मेरे लिए मतलब वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे है मेरी लाइफ का, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अब यही सोचती है कि ये ऐसा मेरी मम्मी इसको क्यों कह रही हैं ये सब चीज़ें। तो बीच बीच में एक साइड जो होता है ना कि बीच बीच में साइड से वो जो ओनर ऑफ द कैफ़े होता है इन पास्ट, वो देखती रहती है यायोई को कि वो क्या कर रही है, वो क्या सोच रही है, वो क्या देख रही है, ये सब चीज़ें हैं। तो कॉन्वर्सेशन इधर चल रहा है प्रॉपर। उसमें होता है क्या है कि जो पास्ट में अब ओनर है और इसकी मम्मी के बीच में क्या एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। इसकी मम्मी कह रही हैं आपने मुझे लाइफ में बचा लिया, क्योंकि मेरे साथ मैं भी जब मैं 4 इयर्स ऑफ एज की थी तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी इन अ कार एक्सीडेंट। सेम चीज़ जो यायोई के साथ हुई है वही चीज़ उसकी मम्मी के साथ, मियोकी के साथ भी हुई है। लेकिन वो और इवन मियोकी तो सुसाइड करने भी जा रही होती है, लेकिन जो ओनर ऑफ द कैफ़े है वो इसको बचा लेती है और अपने यहाँ काम देती है कि हाँ आप कैफ़े का देखभाल करो और सब कुछ चीज़ें हैं और नॉर्मली हमारी लाइफ चलेगी सबकी। वहाँ से जो मियोकी है उनकी लाइफ चेंज हो जाती है और नाउ शी इज़ थैंकफुल टू द ओनर ऑफ द कैफ़े बिकॉज नाउ वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ हैज़ केम। सो ये सब चीज़ें सुनते हुए यायोई को काफ़ी दुख होता है कि यार मेरी लाइफ में जितना रिजेंटमेंट रहा है या जो भी रहा है वो सब चीज़ें वो भूल जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी की भी लाइफ में वो सब चीज़ें हुई होती हैं और वो उतनी ज़्यादा रिग्रेटफुल या एनवियस नहीं है टूवर्ड्स एनी अदर पर्सन। इवन शी इज़ ग्रेटफुल कि जो भी उनकी लाइफ में हुआ लाइफ का पार्ट है वो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ जी और वो यहाँ तक आई। और जो मोस्ट थ्रिलिंग चीज़ थी इस नावल में वो ये कि ये सारा कॉन्वर्सेशन हो जाता है, वो लोग काफ़ी हंसते हैं और जो ओनर ऑफ द कैफ़े इन द पास्ट है वो उसके फादर और उसकी मम्मी के साथ में एक फ़ोटो खिंचाने कहता है। जो फ़ोटो क्लिक होगी उसके लिए द ओनर ऑफ द कैफ़े इन द पास्ट गोज़ टू यायोई और उससे वो सीट पे बैठे बैठे कहता है कि तुम मेरी फ़ोटो खींच दो, हम लोगों की फ़ोटो खींच दो। अब सोचिए कि वो जो फ़ोटो यायोई के पास थी वो उसी की क्लिक की हुई फ़ोटो है और जो रिजेंटमेंट्स थे वो सारे गायब हो चुके हैं यायोई के। उसको हमेशा से अपनी मम्मी से बात करनी थी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप लोग क्यों चले गए मुझे छोड़ के। अब उसके पास कोई रिजेंटमेंट नहीं है, कोई एनवियस नहीं है, किसी भी तरीके की जेलिसी नहीं है। एंड नाउ शी इज़ क्राइंग कि मेरी मम्मी के साथ भी ऐसा हुआ और उनकी लाइफ कितनी अलग है, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ अलग है और मेरा पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ किस तरीके का है, हमेशा मिजरी में। बिकॉज आपकी लाइफ की मिजरी का रीज़न कौन? आप खुद। तो वही यायोई की लाइफ की मिजरी का कारण कौन? वो खुद। अगर उसको कोई बुली कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हर एक चीज़ का पर्सपेक्टिव वो खुद बना सकता है इंसान। वाई ऑलवेज मी जो एक रट लगा लेते हैं लोग, जो कि यायोई अपनी लाइफ में करती नज़र आती है कि वाई ऑलवेज मी, वाई आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग, ये वो सब चीज़ें। इवन उसकी मम्मी जो होती हैं वो हर चीज़ में फेलियर होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कैफ़े संभालती हैं और अपनी लाइफ को ठीक तरीके से बिताती हैं। तो बिफोर क्लिकिंग दैट पर्टिकुलर फ़ोटो
ये जो फीमेल ओनर ऑफ द कैफ़े इन द पास्ट है, वो पूछती है कि आपने इसका नाम क्या रखा है, और वहीं पे ययूई कहती है इट्स माय नेम ययूई, और उसकी मम्मी बोलती है ययूई। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है जो कि मैं आपको बाद में अभी एंड में बताऊंगा क्या है। तो वो फ़ोटो खुद की, मतलब खुद के पेरेंट्स की फ़ोटो खुद क्लिक कर रही है। ये मतलब मोस्ट मतलब ये स्पाइन में एक तरीके का करंट दौड़ जाता है, वैसी चीज़ थी। जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगी, ये सब चीज़ें लगेंगी, वो पूरा फील आएगा, क्योंकि जिस तरीके से राइटर ने चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब फाइनेस्ट राइटर दैट आई हैव एवर मेट और एनकाउंटर्ड विद। सो होता क्या है कि अब कॉफ़ी पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है, इसको कॉफ़ी पूरी पीनी है जल्दी से, क्योंकि इसको पास में जाना है, वरना ये स्टक कर जाएगी और ये घोस्ट नेक्स्ट बन जाएगी। अब होता क्या है कि ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और लास्ट में इसको थैंक यू कौन बोलता है? इसकी मम्मी खुद, कि थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग अ फोटो ऑफ अस। अब ये जल्दी से कॉफ़ी पी लेती है और वापस आ जाती है। और वही इसको रोना आता है अपनी लाइफ पे और अपनी मम्मी की लाइफ में, और इसको कई चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हाँ, जिस तरीके से मेरा पर्सपेक्टिव था लाइफ का, उस तरीके से नहीं जा सकता। और फिर वापस आती है तो रात के 8:30 बज चुके होते हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि ये कैफ़े 7:30 बजे के बाद खुला हो, लेकिन जो अब है युकारी, जो डोनर है, जो युकारी है डोना कैफ़े की ओनर नाउ इन प्रेजेंट, उसको पता था कि आज के दिन ये ययूई आने वाली है। अब ये सब चीज़ें कुछ हैं जो यहाँ पे कई चीज़ों का आंसर नहीं मिलता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो उस तरीके से बिहेव कर रही होती है। मुझे लगता है कि हाँ, उसको पता था कि ये ययूई नाम की लड़की वापस आने वाली है यहाँ पे कैफ़े में, और ऐसा ऐसा चीज़ें होंगी। जब ययूई वापस आ जाती है तो सच्चाई जो साची है, जिसने वो पोर की थी कॉफ़ी इनटू द कप ऑफ ययूई एंड ड्यूरिंग द सेरेमनी ऑफ गोइंग पास्ट और इन द फ्यूचर और टाइम ट्रैवलिंग, उस लोग नॉर्मल है कि हाँ ठीक है चलो, और ये पास से हुआ, ये सब चीज़ें हो गई सॉर्ट आउट। लेकिन तब भी वो कैफ़े बंद नहीं करती है, जो प्रेजेंट ओनर ऑफ द कैफ़े है। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि ये क्यों कैफ़े बंद नहीं कर रही है। साची भी पूछती है कि कैफ़े बंद कर दो, अब तो टाइम हो गया, ये सब चीज़ें, यही का भी काम हो गया। तब जो युकारी है प्रेजेंट ओनर ऑफ द कैफ़े, उसका कोई रिप्लाई नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी कुछ और होने वाला है। और कुछ समय बाद जैसे ही वो यही वापस आ जाती है प्रेजेंट में, तो जो वो उठ जाती है अपनी कुर्सी से, क्योंकि बगल में वही घोस्ट खड़ा होता है जो अभी वॉशरूम गया होता है ना। इसमें जो घोस्ट है वो एक मेल है ना, उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं एंड ऑल, वो हमेशा बुक पढ़ता रहता है, 24/7 बुक पढ़ता रहता है, एक बार वॉशरूम जाता है बस। तो वो जब देखती है कि अच्छा बगल में घोस्ट खड़ा हुआ है, उसको बैठना है, वापस से फटाक से हट जाती है, वो घोस्ट पड़ता है। अब ये सब चीज़ें जब हो रही हैं साथ में ही, अचानक से वो घोस्ट है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और वाइट कलर के वेपर्स के साथ सीलिंग ऑफ द कैफ़े में डिसअपेयर हो जाता है, एक तरीके से टॉर्नेडो जैसा होता है। अब जो चेयर पे दिख रहा है वो पास्ट से आई हुई एक महिला है, जो बूढ़ी है, उसका शरीर वही वाइट कलर का है, ऑलमोस्ट वो बूढ़ी हो चुकी है, एकदम पेल फेस एंड ऑल। ययूई उनको देखते ही बोलती है मॉम। जो अब फीमेल आई हैं वो ययूई की मम्मी है वापस। सारे रिजेंटमेंट्स होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, आपस में बातें करते हैं। फिर वही इट्स अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि बिफोर द कॉफ़ी गेट्स कोल्ड यू हैव टू बैक इनटू द टाइम। आपस में बात कर लेते हैं, अब चीज़ें होती हैं। वो काफ़ी इमोशनल पार्ट है इस बुक का, वो जब आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जब लास्ट में उसकी मम्मी वापस जा रही होती हैं ड्यूरिंग ड्रिंकिंग दैट पर्टिकुलर कॉफ़ी एंड गोइंग बैक टू द टाइम, हर प्रेजेंट टाइम, तब ययूई की मम्मी पूछती हैं ययूई से कि मैं भूल गई ये चीज़ पूछना, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? और ययूई बोलती है ययूई। और अब वो उन्होंने कॉफ़ी पी ली होती है, तो वो होता जब वो वापस जा रही होती हैं। अब वो जाते जाते बहुत धीरे से सुन पाती हैं ययूई। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो फ़ोटो भी क्लिक की हुई ययूई की थी, और इसका खुद का नाम दिया हुआ भी ययूई का है, क्योंकि इसको लगता है कि वो नाम उसकी मम्मी ने उसको दिया है। लेकिन उसकी मम्मी जो है उस टाइम पे वो ट्रैवल कर चुकी है फ्यूचर। तो अब ये नाम भी दिया हुआ है ययूई का ही, खुद को ययूई ने खुद का नाम दिया हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी मम्मी ने उसको ये नाम दिया है। लेकिन उसकी मम्मी तो फ्यूचर में आई थी, और वो नाम इनको अपनी बेटी ययूई से ही पता चला। अब इसमें जो मुझे लगता है कि किस तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं, तो बेसिकली है क्या कि मुझे क्या लगता है कि
क्यों उसकी मम्मी यहाँ पे आई, उनको कैसे पता है कि यहाँ पे वो उनकी बेटी होगी, ये सब चीज़ें। मुझे लगता है कि जब रिजेंटमेंट का टाइम था या जब खराब टाइम था मियोकी का, यायोई की मम्मी का, तब उनको लगा होगा कि ये मेरी लाइफ का पर्पस क्या है जीने का, देयर इज़ नो पर्पस इन माई लाइफ, ये और मुझे अपनी लाइफ ख़त्म करनी चाहिए, ऐसा चीज़ें हैं। तब वो कैफ़े, उनको ये पता चलता है कि ये कैफ़े में वो पास्ट में जा सकती हैं, फ्यूचर में जा सकती हैं। तब वो ये फ्यूचर देखना चाहती हैं अपना, कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है भी कि जिसके लिए जीना ज़रूरी है या जिसके लिए जिया जा सकता है या नहीं, या मेरी लाइफ हमेशा ऐसे ही मिजरी में बीतेगी। फ्यूचर में आकर के वो अपनी बेटी से मिलती हैं और उनकी बेटी ही उनके जीने का वाई बनती है। सो आप देखिए कि इस तरीके से चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब उनको फ्यूचर में जाने के लिए किसने मोटिवेट किया होगा? फॉर जो पास्ट में जब जो मियोकी है उनके टाइम पे जो ओनर है कैफ़े का, कि एक बार अपना फ्यूचर तो देख लो कि क्या ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में कोई बहुत अच्छी चीज़ हो तुम्हारी लाइफ में और वाई हो तुम्हारी लाइफ जीने का, और तुम अभी अपनी लाइफ ख़त्म करके कोई सेंसलेस बात होगी। तो दैट्स वाई शी वॉज सेइंग थैंक यू टू द पास्ट ओनर ऑफ द कैफ़े, बिकॉज यू हैव सेव्ड माई लाइफ। वाई? बिकॉज यू हैव गिवन दैट पर्टिकुलर वाई दैट आई शुड लिव माई लाइफ। कि आप फ्यूचर में जाइए, देखिए अपने फ्यूचर में क्या है, हो सकता है कि उसमें आपको वाई मिल जाए अपनी लाइफ को जीने का, और उसको वाई मिल जाता है कि उसकी बेटी, और वहीं से उसको उसका नाम मिलता है यायोई। वो वापस अपने प्रेजेंट में चली जाती है, उसकी शादी होती है, उसकी बेटी होती है, उसका नाम वो यायोई रखती है। जब वो उसकी लाइफ का सब मोस्ट हैप्पीएस्ट डे आता है मियोकी का, कि उसकी बेटी हुई है, दैट्स वाई शी इज सेइंग थैंक यू टू द ओनर ऑफ द कैफ़े। तो ये ओवरऑल फर्स्ट स्टोरी था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने चीज़ें आपको समझाई फर्स्ट स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉवल के बारे में, वो आपको समझ में आई होंगी। और मतलब मैं तो ये कहूँगा कि अभी तक मैंने जितनी भी नॉवेल्स पढ़ी हैं, एटलीस्ट 50 नॉवेल्स मैंने पढ़ी होंगी, उनमें से शायद नंबर 1 जो नॉवल होगी वो ये होगी। अगर मैं किसी न्यू रीडर को भी दूंगा, हो सकता है कि थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लगे कि बिकॉज इसका जो बैकग्राउंड है वो जापानीज़ है, ये वो सब है, नाम जैसे आप बार बार सुन रहे हो, यायोई, मियोकी, ऐसे जैसे नगारे करके एक है, साची करके है, तो इस तरह के नाम आपको हो सकता है कि लगे कि हाँ आपके लिए एलियनेटिक नेम्स हों। लेकिन अदर देन दिस, अगर आप फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ दिस नॉवल के पीछे जाओगे और जो जिस तरीके की मिस्ट्रीज़ और रूल्स अबाउट द एंड ट्रैवलिंग इनटू द पास्ट, ट्रैवलिंग इनटू द फ्यूचर, इन सब चीज़ों के बारे में देखोगे, पढ़ोगे, तो मेरे ख्याल से मैं अगर कोई न्यू रीडर हूँ और जिसको हुक करता हूँ कि हाँ आफ्टर गिविंग दिस पर्टिकुलर बुक ही और शी इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग रीडर एंड आई मस्ट गिव दिस बुक टू समवन। सो अभी तक जितनी मैंने नॉवेल्स पढ़ी उनमें से ये नंबर 1 नॉवल होगी। और अगर कोई बुक होगी जो शायद इससे बेहतर तो कोई नॉवल नहीं हो सकती, मतलब हो सकता है कि कई सारी बुक्स इसके बराबर की हों, लेकिन इससे बेहतर तो कोई अभी तक मैंने नहीं नॉवल पढ़ी है। हो सकता है इन फ्यूचर कोई हो या इसी की सीरीज़ का कोई और पार्ट हो, लेकिन ये नॉवल जो है वो सबको पढ़नी चाहिए। आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा रीडिंग करने में, आपको लगेगा कि हाँ यार जितना मज़ा हम लोग किसी भी मूवी को देख करके आता है, जस्ट बिकॉज, क्योंकि अब मूवी का सीन ये है कि मूवी में हम लोग सिर्फ वही विजुअल्स देख रहे होते हैं जो कि कुछ लोग, ग्रुप ऑफ पीपल के बनाए हुए हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, ऐसे ये सब लोग, सिनेमाटोग्राफी जो लोग करते हैं, ये सब एडिटर्स जो होते हैं, उन सब लोगों की इमेजिनेशन को जी रहे होते हैं। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो तो अब कैफ़े का जो एम्बियंस है वो मेरे लिए अलग है, यायोई किस तरीके से दिखती है वो मेरे लिए अलग है। आपका क्या बैकड्रॉप है अबाउट दिस पर्टिकुलर होल सिनेरियो, वो भूत कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, जो साउंड जिस तरीके के इसमें बताए गए हैं वो आपके दिमाग में किस तरीके से बसते हैं, वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दिस इज़ अ नॉवल दैट एवरीवन मस्ट रीड। एंड ये बुक जो है इसको मैंने एक बार मैंने कई, अब जैसे कि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं उनकी फीड में तो एल्गोरिथम के बेसिस पे सारे सोशल मीडिया काम करते हैं, तो मैंने कई बार ये देखा था, कई लोगों के पास है इसके, मैंने जाकर के अमेज़ॉन पे भी देखा तो उसमें भी कई मतलब लाखों लोग, हज़ारों लोगों ने इसके रिव्यूज़ डाले हुए थे। इसका मतलब ये है कि भाई ग्लोबल बेस्ट सेलर है ये बुक। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हो चुकी है, कई लाखों लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो एक तो ये भी है कि इंडिया का जो बेस्ट सेलर का क्राइटेरिया है और बाहर का जो बेस्ट सेलर का क्राइटेरिया है वो काफ़ी अलग है। इंडिया में अगर आप 5000 बुक्स भी सेल कर देते हो तो यू आर अ बेस्ट सेलर, लेकिन वही अमेरिका में आप जाते हो तो 1 मिलियन बुक्स जब आप सेल करोगे तब यू आर अ बेस्ट सेलर।
तो क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ बिकमिंग अ बुक अ बेस्ट सेलर, उसके बेसिस पे भी मैंने सेलेक्ट किया और डेफिनेटली वर्थ द हाइप। जितनी भी हाइप आप देखेंगे इस बुक के बारे में ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंस्टाग्राम, बुक ट्यूबर्स और वट एवर। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे एक नई बुक के बारे में। तब तक आप बुक्स पढ़ते रहिए, अच्छी मूवीज़ देखते रहिए और क्यूरियस रहिए। दैट्स ऑल। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एटलीस्ट शेयर करिए उन लोगों के साथ जो चाहते हैं बुक रीड करना और उनको स्टार्ट करना है। तो नावल सबसे बेस्ट रहता है फिक्शन। आप फिक्शन से ही रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। नॉन फिक्शन में तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर कई लोगों का इंटरेस्ट नहीं बन पाता। लेकिन फिक्शन में आपका ये ज़रूर बनेगा आपका इंटरेस्ट। सो इसलिए शेयर करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या आपको किसी मेरे समझाने के तरीके में कुछ चीज़ें क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, क्या चीज़ इंप्रूव हो सकती है, वो ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, स्टे क्यूरियस।